नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने न्यू वीडियो के साथ। और आज हम अपने वीडियो में जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, वो व्यक्ति कहलाता है राजस्थान का अबुल फजल। तो समझ गए होंगे दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो किस व्यक्ति पर आधारित है, मोहनोत नैणसी पर। और इसके ऊपर कई बार लगभग क्वेश्चन पुट होता ही है और आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, जो कि चाहे किसी नेट से संबंधित क्वेश्चनों में आए, चाहे आरएस में आए, चाहे आपके छोटे एग्जाम में आए, हम इसे पूर्ण विस्तार से इस मोहनोत नैणसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, जानकारी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से वही अपील कि जिन बच्चों ने या जो सदस्य मेरे इस परिवार से नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे मोहनोत नैणसी। मैं मोहनोत नैणसी की एक तस्वीर दिखा रहा हूं दोस्तों, आपको ये दिख रही होगी तस्वीर आपकी। ये मोहनोत नैणसी है दोस्तों। मोहनोत नैणसी जो था उसके बारे में अब जिक्र करते हुए आगे बात करेंगे कि इस व्यक्ति को मुंशी देवी प्रसाद ने, याद रखिए दोस्तों, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुंशी देवी प्रसाद, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है दोस्तों। मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजपुताना का अबुल फजल कहा है। याद रखिए दोस्तों, अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, नवरत्नों में शामिल था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो राजपुताने का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। अब बात करते हैं मोहनोत नैणसी के जन्म को लेकर दोस्तों। बात मोहनोत नैणसी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ, किसके परिवार में हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। मोहनोत नैणसी का जन्म 1610 के अंदर ओसवाल परिवार, ओसवाल वैश्य अर्थात बनिया वर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ओसवाल वैश्यों की मोहनोत शाखा के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसीलिए इसका नाम मोहनोत नैणसी रखा गया। नाम नैणसी था, मोहनोत इनकी शाखा थी, तो याद रखिएगा ओसवाल वैश्यों की मोहनोत शाखा के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम जयमल था, और माता का नाम स्वरूप देवी था। माता का नाम जो था वो स्वरूप देवी था, ये याद रखिएगा। अब हुआ क्या दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, मोहनोत नैणसी कोई अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने अपने परिवार के अंदर, जिसने मारवाड़ के राजघराने की सेवा की थी या उन राजघराने के अंदर कार्यरत था, बल्कि मोहनोत नैणसी का या जो ये मोहनोत घराना जो था, मैं आपको बता रहा हूं, मोहनोत घराना जो है वो संपूर्ण घराना जो है कई पीढ़ियों से मारवाड़ के राजाओं के यहाँ क्या था, कार्यरत था। इसी वजह से क्या था कि जब मोहनोत नैणसी बड़ा हुआ, युवा अवस्था में आया, तो मोहनोत नैणसी को क्या किया गया, मोहनोत नैणसी को महाराजा गज सिंह ने, याद रखिए दोस्तों, ये महाराजा गज सिंह जो है वो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पिता थे। महाराजा गज सिंह ने मोहनोत नैणसी को युवा अवस्था के अंदर ही क्या कर लिया था, अपने राज्य की सेवा में नियुक्त कर लिया था। और जो उस समय जोधपुर के जो शासक थे वो कौन थे? गज सिंह थे। गज सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। गज सिंह वो व्यक्ति हैं जिनका बड़ा पुत्र अमर सिंह राठौड़ था। हाँ दोस्तों, वही अमर सिंह राठौड़ है जो कई बार मैंने आपको कोचिंगों में, इस कोचिंग के अंदर जब मैं क्लास लगा रहा था तब आपको बताता था, और आपने भी, कई बच्चों ने जो मेरे से नहीं पढ़े हैं वो अन्य लोगों से पढ़े हैं, वो भी कोचिंग में बताते होंगे कि ये वही अमर सिंह राठौड़ है जिसका बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के साथ लफड़ा हुआ था। और उस युद्ध को हम मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 1644 के अंदर ये मतीरे की राड़ क्या थी, मतलब लगभग मतीरे की राड़ जो हुई थी, ये कर्ण सिंह और किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुई थी। ये उसी के पिता है गज सिंह। और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जो कि गज सिंह के बाद गद्दी पर बैठे, जबकि अधिकारी जो था वो कौन था? अमर सिंह राठौड़ था गद्दी पर बैठने वाला। लेकिन उसको गद्दी क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसी महाराजा गज सिंह की एक पासवान थी जिसका नाम था अनारा बेगम। तो ये भी याद रखिए दोस्तों, ये भी एक जानकारी है। इनको, इस जानकारी को मैं जब मारवाड़ के राजाओं का इतिहास आपको बताऊंगा तो ये संपूर्ण जानकारी उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अभी ये जानकारी आपको याद रखनी है। मारवाड़ की जो पासवान जो थी अनारा बेगम, उसके कहने पर
गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र को गद्दी से वंचित कर दिया था और गज सिंह के बाद गद्दी प्राप्त हुई थी किसको, जसवंत सिंह प्रथम को। तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है वो गद्दी पर बैठे। अब महाराजा जसवंत सिंह जब गद्दी पर बैठे तो उस वक्त भी मोहनोत नैणसी क्या था, राज्य के कार्य कर रहा था, अर्थात राज्य की सेवा में था। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि वो उनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने मोहनोत नैणसी को अपने यहाँ पर किसके कार्य पर नियुक्त कर दिया, दीवान के पद पर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया दोस्तों। और दीवान के पद पर नियुक्त कर उसको दीवान बना दिया। इस तरह मोहनोत नैणसी जो है वो एक दीवान के पद पर पहुंच गया। अब बात आती है दोस्तों, मोहनोत नैणसी का एक भाई और था जिसका नाम था सुंदर दास। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, सुंदर दास मोहनोत नैणसी का भाई था। आपको एक चीज और छोटी सी बता दूं दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह का कार्यकाल जो था 1610 से लेकर 1670 तक चलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि 1610 से लेकर 1670 तक चलता है। तो महाराजा जसवंत सिंह ने दो मुगल सम्राटों की सेवा का कार्य किया था, क्योंकि 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो गई थी तो गद्दी किसको मिली, जहांगीर को मिली। अब जहांगीर के बाद गद्दी किसको मिली, शाहजहां को मिली। तो 2 नहीं 3 मान लीजिए आप, 3 मतलब बना इन्हें मुगल सम्राटों का शासनकाल इसने देखा था। नंबर 1 तो जहांगीर का, जो जहांगीर कब गद्दी पर बैठा, 1605 से लेकर कब तक बैठा, 1627 तक बैठा। इसीलिए महाराजा जसवंत सिंह उस वक्त भी क्या थे, मारवाड़ के शासक थे। फिर 1627 से लेकर 1658 तक गद्दी पर बैठा कौन, शाहजहां। और फिर उसके बाद 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पर बैठा कौन, औरंगजेब। तो इसका मतलब इन्होंने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। नंबर 1 जहांगीर, नंबर 2 शाहजहां, नंबर 3 औरंगजेब। तो मैं जो बताना जा रहा हूं वो आपको ये याद रखना है कि इस जसवंत सिंह ने जब औरंगजेब के काल के अंदर ये मारवाड़ का शासक था, तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह से किसी बात को लेकर नाराज था। उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि युद्ध के अंदर इसी जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था, बल्कि दारा शिकोह का साथ दिया था। और दारा शिकोह का साथ देकर इसने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। मैंने कहा मैं जब मारवाड़ का इतिहास कराऊंगा तो ये सारी कहानियां उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि जब औरंगजेब उस बात से उससे रुष्ट था, तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को एक बार औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर भेजने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया, दक्षिण के अंदर, कि भी जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध क्या करते हैं, दक्षिण के अंदर भेजते हैं। ये भी याद रखिए दोस्तों, ये जो महाराजा जो जसवंत सिंह प्रथम था, इसको जब महाराष्ट्र भेजा गया था मराठों के विरुद्ध, तो ये मिर्जा राजा जय सिंह से पहले भेजा गया था। तो औरंगजेब ने जब उसको महाराष्ट्र में भेजा तो वहां क्या हुआ कि कुदरती ही किसी बात को लेकर मोहनोत नैणसी की और महाराजा जसवंत सिंह की अनबन होगी, और महाराजा जसवंत सिंह मोहनोत नैणसी से नाराज हो गए। तो इसी नाराजगी के चलते उन्होंने क्या किया कि मोहनोत नैणसी को और उनके भाई सुंदरदास को दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने मोहनोत नैणसी और सुंदरदास को कहा कि तुम लोगों ने मेरे राजकोष में बड़ा गमन किया है, यदि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन सुंदरदास के पास और नैणसी के पास 1 लाख रुपए देने को नहीं थे। इसीलिए मोहनोत नैणसी और सुंदरदास को महाराजा जसवंत सिंह ने वहां से औरंगाबाद से जोधपुर भेजने का निश्चय कर लिया। और कहते हैं कि वहां से जब जोधपुर भेजने का निश्चय किया तो रास्ते के अंदर ही महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा मोहनोत नैणसी और सुंदरदास की हत्या करवा दी गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि मोहनोत नैणसी ने क्या कर लिया था, जहर खा लिया था और आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कहीं भी कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन मोहनोत नैणसी का अंत जो था वो इस कदर बुरा हुआ उनका, और महाराजा जसवंत सिंह का एक विश्वास पात्र या एक दीवान जो एक अच्छा व्यक्ति था और अच्छा लेखक था, उसकी मृत्यु हो गई। चलो दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कहानी थी जिसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि मोहनोत नैणसी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उन किताबों के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में नंबर 1 ग्रंथ जो आता है वो आता है मोहनोत नैणसीरी ख्यात। तो नैणसीरी ख्यात, इसको बोलेंगे मोहनोत नैणसीरी ख्यात। नंबर 1 ग्रंथ ये है। और नंबर 2 ग्रंथ जो है वो है मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत। आइए दोस्तों, हम इन दोनों ग्रंथों के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है,
किस वजह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो हम मूणोत नैनसीरी ख्यात के बारे में बात करेंगे। मूणोत नैनसीरी ख्यात सबसे पुरानी व विश्वसनीय ख्यात है दोस्तों। एक चीज तो ये याद रखिएगा, सबसे पुरानी और विश्वसनीय ख्यात जो है वो किसकी है, मूणोत नैनसी की है। नंबर एक चीज है। दूसरी बात, मूणोत नैनसीरी ख्यात जो है वो मारवाड़ी के डिंगल भाषा के अंदर क्या की गई है, लिखी गई है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मारवाड़ी की डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मूणोत नैनसीरी ख्यात के अंदर क्या है कि इसमें राजपूताना के लगभग सभी राज्यों का वर्णन मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर राजपूताना के सभी राज्यों का लगभग क्या मिलता है, हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसमें जब हम मूणोत नैनसीरी ख्यात को पढ़ते हैं दोस्तों, तो मूणोत नैनसीरी ख्यात के अंदर हमें जोधपुर, ठीक है दोस्तों, जोधपुर जो उस वक्त किसके नाम से जाना जाता था, मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर मालवा, ठीक है दोस्तों, जो कि बिल्कुल क्या है, इन मतलब रियासतों के बिल्कुल क्या थे, करीब में चिपके हुए थे। और नंबर 4 पर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, जोधपुर, गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड के राजपूतों का यदि आपको विस्तृत वर्णन कहीं देखने को मिलता है तो वो कहां देखने को मिलता है, मूणोत नैनसीरी ख्यात के अंदर आपको देखने को मिलता है। याद रखिए दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन मूणोत नैनसीरी ख्यात में दिया गया है। गुजरात के, मालवा के, बुंदेलखंड के राजपूतों का वर्णन भी हमें मूणोत नैनसीरी ख्यात के अंदर प्राप्त होता है। और इस ख्यात की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है दोस्तों, इस ख्यात की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मूणोत नैनसी ने जब इस ख्यात को लिखा था तो लिखते वक्त इस पूरी ख्यात के अंदर कहीं भी उसने है शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कहीं भी इस पूरी की पूरी ख्यात के अंदर आपको है शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ऐसी कौन सी ख्यात है जिसके अंदर है शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो कौन सी ख्यात है दोस्तों, मूणोत नैनसीरी ख्यात। ठीक है। और इसी वजह से दोस्तों जब इतना बड़ा विस्तृत हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इतना बड़ा हमें ज्ञान इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है, तो इसीलिए इस ग्रंथ को जोधपुर राज्य का गजेटियर कहा गया है। गजेटियर। और किसका, जोधपुर राज्य का गजेटियर ग्रंथ। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिए जोधपुर राज्य का गजेटियर ग्रंथ जो है वो कौन सा है, नैनसीरी ख्यात या मूणोत नैनसीरी ख्यात कहा जाता है। इस ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना गया है। याद रखिए दोस्तों, इस ग्रंथ को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा गया है। और यही वो ग्रंथ है जिसमें जब हम मैंने आपको मेरे वीडियो में, पीछे के वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत बताए थे, उनमें एक बात बताई थी आपको कि राजपूतों की कुल 36 शाखाओं का जिक्र करता है कौन, मूणोत नैनसी। ये बात आपको इसी ग्रंथ में देखने को मिलती है कि मूणोत नैनसी ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया है। मूणोत नैनसी ने राजपूतों की टोटल 36 शाखाओं का जिक्र किया है। और ये बात हमें किस में देखने को मिलती है या किस में लिखी गई है, नैनसीरी ख्यात में या मूणोत नैनसीरी ख्यात में हमें देखने को मिलती है। तो मूणोत नैनसी ग्रंथ जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों। अब बात करेंगे हम दूसरे ग्रंथ के बारे में, जिस ग्रंथ का नाम है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों, आप जितनी देर में इसे नोट कर सकते हैं। और मैं यहां पर आपको मूणोत नैनसीरी ख्यात और साथ ही साथ मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के कुछ पन्ने यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए वीडियोस में, ये जो पन्ने हैं, ये जो पन्ने मूणोत नैनसीरी ख्यात मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के पन्ने हैं, अर्थात इसके ऊपर जो अनुवादित किताब लिखी गई है, जिसको भागों में, टुकड़ों में लिखा गया, उसके पन्ने हैं। इसको आप गौर से पढ़ेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर आपको दिखा देता हूं। इसको आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के बारे के अंदर क्या क्या बातें, किस चीज से संबंधित बातें लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के बारे में।
मारवाड़ परगनारी विगत जो ग्रंथ है इसको गांवारी ख्यात भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसको ख्यात के साथ साथ इसको गांवारी ख्यात भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है परगनों की या गांवों की क्या दी गई है, जानकारी दी गई है, इसीलिए इसे गांवारी ख्यात भी बोला गया है। ये मारवाड़ राज्य का हमें विस्तृत इतिहास अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो किस में लिखा हुआ है, मारवाड़ परगनारी विगत में लिखा गया है। इसमें परगनों की जानकारी, गांवों की जानकारी, राजा के द्वारा या लोगों के द्वारा दिए गए दान की जानकारी, अन्य राजस्व की जानकारी, हर चीज की जानकारी जो है हमें किसके अंदर प्राप्त होती है, मारवाड़ परगनारी विगत के अंदर हमें प्राप्त होती है। और इसीलिए इस ग्रंथ को सर्व संग्रह के नाम से भी जाना जाता है, या इस ग्रंथ को सर्व संग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए मारवाड़ राज्य का विस्तृत इतिहास जिसमें लिखा गया है, जिसे सर्व संग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी पुस्तक है, तो वो कौन सी किताब है या कौन सा ग्रंथ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मारवाड़ परगनारी विगत, ये वह किताब है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या है। देखो हुआ ये क्या था, इस किताब के बारे में मैं आपको कुछ जो पन्ने में आपको दिखा रहा था और जो अभी और दिखाने वाला हूं, जो साथ साथ चलते रहेंगे, तभी मैं इधर खड़ा हूं और वो पन्ने उधर साथ साथ में आपको दिखाता रहूंगा। उन पन्नों के अंदर आपको एक बात लिखी हुई है जिसको मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि राजा गज सिंह जो थे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, राजा गज सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा जसवंत सिंह को शासन प्राप्त हुआ और महाराजा जसवंत सिंह को शाहजहां ने जब मारवाड़ का टीका दिया, याद रखिएगा दोस्तों, मारवाड़ का टीका दिया। उस वक्त टीका का मतलब होता था उसका राज तिलक करना। ये उस किताब में लिखा हुआ है मारवाड़ परगनारी विगत के अंदर कि जब गज सिंह की मृत्यु हुई और गज सिंह की मृत्यु के बाद शाहजहां ने किसको टीका दिया, शाहजहां ने टीका दिया किसको, बिल्कुल सही, हाँ, किसको दिया, जसवंत सिंह प्रथम को दिया। जसवंत सिंह को जब टीका दिया तो ऐसा कहा जाता है उस वक्त जसवंत सिंह जो थे उनके पास शाहजहां ने कुछ परगने दिए थे उस समय, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ कौन कौन से परगने हैं। एक चीज और दोस्तों, आप यहाँ पजल मत होना, मैंने लिखवाया महाराजा जसवंत सिंह का समय 1610 से लेकर 1670 था, तो ये उनके जन्म से लेकर उनकी गद्दी तक का समय है। 1610 के अंदर जहांगीर शासक था। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शाहजहां की बात कर रहा हूँ। और ये भी याद रखिएगा कि गद्दी जो है महाराजा जसवंत सिंह को जो है वो बाद में प्राप्त हुई है, पहले प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है ना। कभी आप ये पजल हो जाओ कि उन्होंने 3 मुगल सम्राटों का कार्यकाल कैसे देख लिया, 3 मुगल सम्राटों को गद्दी पर बैठा हुआ देखा था, ये नहीं कहा मैंने कि वो खुद राजा होते हुए उन्होंने 3 मुगल सम्राटों को क्या किया था, मतलब ना देखा था, उन्होंने 3 मुगल सम्राटों को के समय को देखा था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आइए हम बात कर रहे हैं कि मारवाड़ परगनारी विगत के बारे में। इसके अंतर्गत बात करें कि जब इस वक्त महाराजा जसवंत सिंह का टीका हुआ था, तो टीका होने के साथ ही शाहजहां ने उनको एक तो मारवाड़ का मतलब एक तो क्या हो गया, जोधपुर, मारवाड़ का मतलब एक तो है क्षेत्र जोधपुर, जोधपुर के बाद एक है सोजत, सोजत के बाद एक है फलोदी, फलोदी के बाद एक है सिवाना, ठीक है दोस्तों, जो बाड़मेर में पड़ता है, सोजत पाली में पड़ता है, फलोदी जो है आपको पता ही है, जोधपुर जो है आप जो नॉर्मल जानते हो, दोनों को दोनों एक ही जगह के स्थान है। और एक लास्ट रह जाता है मेड़ता, जो पड़ता है नागौर में, ठीक है दोस्तों, मेड़ता नागौर में। अब इन क्षेत्रों को गिनो, 1 2 3 4 और 1 5। अब कहते हैं कि ये 5 परगने जो है महाराजा जसवंत सिंह को उसी वक्त मिले थे जिस वक्त टीका हुआ था उनका, ठीक है। ये जानकारी हमें किसमें मिल रही है, मारवाड़ परगनारी विगत। इसीलिए इस किताब का नाम है मारवाड़ परगनारी विगत, क्योंकि वो परगनों की जानकारी दे रहा है कि ये 5 परगने तो शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को क्या कर दिया था, उसी वक्त टीके के समय दे दिए थे, ठीक है। दूसरी एक चीज, अब कहते हैं कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक परगना था जिसका नाम था जेतारण, पाली का परगना दोस्तों, पाली में मतलब ये क्षेत्र पड़ता है। जेतारण जो परगना था ये क्या हुआ, बाद में मिला, ठीक है ना, ये याद रखना। तो टोटल कितने परगने हो गए, 6 परगने हो गए। अब आता है उसके बाद एक और परगना, उसके जिक्र आगे करते हुए आगे वो ये पुस्तक जो है हमें मारवाड़ परगनारी विगत में हमें जानकारी मिलती है, कहती है क्या पोकरण जो पड़ता है जैसलमेर के अंदर, वो कहता है क्या पोकरण का परगना संख्या 1707, पोकरण का परगना संख्या 1707 में बादशाह की अनुमति मिलने पर ये परगना जो था जैसलमेर वालों से छीन लिया गया और ये किसके अधिकार में दे दिया गया, बादशाह महाराजा जसवंत सिंह के अधिकार में दे दिया गया, बादशाह की अनुमति पे। बादशाह का अनुमति का मतलब क्या हुआ, मुगल सम्राट की अनुमति पर। ये बात हमें किस कहां देखने को मिलती है, मारवाड़ परगनारी विगत में।
अब इन सब बातों को मैंने आपको बड़ा डीप बताया, लेकिन आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? वो क्वेश्चन ये बनता है कि मारवाड़ परगना विगत में कितने परगनों का वर्णन हमें कितने परगने जो है महाराजा जसवंत सिंह को प्रदान किए गए थे, ऐसा उसके अंदर विदित आता है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक कौन सा हो गया 7। ये 7 परगने जो है ये याद रखिएगा महाराजा जसवंत सिंह को प्राप्त हुए। ऐसा जो है वो किसने लिखा? मुणोत नैणसी ने लिखा। किसके अंदर लिखा? मारवाड़ परगनारी विगत के अंदर उन्होंने ऐसा लिखा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 7 परगनों का वर्णन मुणोत नैणसी ने किया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज और बता दूं कि जो राजस्थान का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है, जो जोधपुर के अंदर स्थित है, याद रखिए दोस्तों, राज्य का प्राच्य, यहां लिख देता हूं मैं, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। राजस्थान का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों कि बताइए कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं वो ध्यान रखना, ये संस्थान जो है ये क्या करता है? ये प्राचीन पांडुलिपियों, प्राचीन हमारी संस्कृति, विरासत, इन चीजों की साफ संभाल करता है। जोधपुर के अंदर स्थित है। सन 1954 के अंदर इसका क्या किया गया था? इसका मतलब स्थापना की गई थी। और ये मुनि एक जिन विजय नाम के व्यक्ति थे, जिनके द्वारा इसके क्या की गई थी? स्थापना की थी। उस वक्त हमारे राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने इसकी आधारशिला क्या की थी? रखी थी। और इसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर के अंदर है। अब मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूं? इसका नाम इसलिए ले रहा हूं कि इसने, राजस्थान के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ने, ख्यात की सभी प्रतियों को इकट्ठा किया। जो मारवाड़ परगना विगत की ख्यात जो थी, इन ख्यात की और मुणोत नैणसी ख्यात जो थी, इन सब की प्रतियों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद इसको 4 जिल्दों में प्रकाशित किया है। याद रखना दोस्तों, 4 जिल्दों में प्रकाशित किया, जिसमें एक जिल्द जो है गांवारी ख्यात के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, जिसको मारवाड़ परगना विगत के नाम से भी जानते हैं। ये इसका ब्रॉड रूप है, बड़ा रूप है, और ये इसका छोटा रूप है। छोटी जिल्द के रूप में आपको क्या होता है? देखने को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम आगे के विषय के अंदर। तो आगे के विषय के अंदर बात करते हुए मारवाड़ परगना, देखो दोस्तों कुछ भी हो चाहे, ठीक है ना, ये मुणोत नैणसी ने किताबें लिखी। इन किताबों के अंतर्गत हमने ये चीजें पढ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम आज भी किताबें पढ़ते हैं तो क्या हमें किताबों में गलतियां नहीं मिलती? एनसीईआरटी की किताब है, आरएसएस एमएस की किताब है, ठीक है ना, आप इन सब में आप देखोगे कि गलतियां प्राप्त होती हैं। तो क्या मुणोत नैणसी के द्वारा जो किताब मारवाड़ परगना विगत लिखी गई है, क्या इसमें गलतियां नहीं है? गलतियां हैं। और उसको बाद के इतिहासकारों ने पकड़ा, वो गलतियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। और ये क्या है ये गलतियां, ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मारवाड़ परगना विगत की पहली गलती के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वो पहली कमी क्या थी कि उसके अंदर उसकी पहली गलती क्या थी? नंबर 1 पहली गलती थी 1509 विक्रमी संवत से पहले की जितनी भी वंशावलियों को नैणसी ने इकट्ठा किया, 1509 विक्रमी संवत से पहले की वंशावलियों को मुणोत नैणसी ने जो इकट्ठा किया, वो उसने भाटों और चारणों से ली थी। उनकी जो पोथियां बनाई हुई थी उनसे लिया था। और आप जानते हो कि भाटों और चारणों की पोथियों में वर्णित नाम जो है वो उनमें कईयों में अशुद्धियां हैं। बहुत से लोगों ने जो नाम लिखना था वो नहीं लिखा। मैं 2 बोल रहा हूं, अगले ने 9 लिखा, 9 बोल रहा हूं, अगले ने 2 लिखा। अनेक ऐसी गलतियां थी जिससे हमें ये पता लगा, जब हमने उसको अन्य ग्रंथों से, फारसी ग्रंथों से और अन्य ग्रंथों से मिलाया, तो पता लगा कि मारवाड़ परगना विगत में ये बहुत बड़ी गलती थी कि 1509 विक्रमी संवत से पहले की जो भी जानकारियां हैं वो उसने भाटों और चारणों की पोथियों से उठाया और उठाकर वैसी की वैसी उसने क्या कर दी? लिख दी। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात, मारवाड़ परगना विगत की दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती है कि ख्यात में जो तारीखें डाली गई हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना, वो तारीखें सही नहीं है। और तीसरा ये है सबसे बड़ी बात कि वर्णन जो है, मुणोत नैणसी ने जो वर्णन दिया है वो वर्णन कर्मानुसार नहीं है। कर्मानुसार मतलब क्रम से नहीं है। मुणोत नैणसी ने क्रम से वर्णन नहीं दिया है। चौथी गलती है कि मुणोत नैणसी ने लिखते समय जितने भी स्रोतों से जो भी जानकारी उसको प्राप्त हुई, इधर से उधर से, यहां से वहां से, मुणोत नैणसी को जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसने उसी वक्त वहां पर उसको लिपिबद्ध कर दिया कि भी हाँ ठीक है, ये उसकी गलतियां थी, ये उसकी मतलब ना सबसे बड़ी कमी थी। और ये रीजन था जिसके कारण हमें ये किताब जो है वो भ्रमोत्पादक वर्णन प्रदान करती है। और लास्ट और अंतिम गलती बताऊंगा मुणोत नैणसी की इस किताब की, कि घटनाओं का वर्णन जो है वो हमें एक साथ नहीं मिलता।
ठीक है ना, संपूर्ण नहीं मिलता, जैसे कि मैंने बताया कर्मानुसार नहीं मिलता। ये रीजन है कि मोनोत्रेंसी लिख रहा है, किसी बात को लिखते 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 ठीक है उसने लिख दिया भाई एक बात, और आगे चलकर आगे चला गया, फिर उसके बाद जब वो बात वहां लिखने लगा तो उसको पहले वाली कोई बात याद आ गई, अब उसने उठाकर वहीं पर उस बात को क्या कर दिया, लिख दिया, जबकि वो बात पीछे वाले वर्णन से संबंधित थी। ये रीजन भी है जिसके कारण ये कर्मानुसार भी नहीं है, और मोनोत्रेंसी ने घटनाओं का वर्णन एक स्थान पर पूर्ण नहीं किया गया, बल्कि उसने जहां जहां जो बात उसको याद आई उसने वो बात उसके अंदर लिख दी, जिसके कारण भी ये क्रमबद्ध नहीं प्राप्त होती है। और तीसरी बात, मोनोत्रेंसी ने ख्यात के अंदर लड़ाइयों का, वीर पुरुषों का और अन्य अनेक जागीरों का भी वर्णन किया, चाहे किताब में गलतियां कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन मोनोत्रेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक था, और उसने जो ये 2 किताबें लिखी है ये सबसे बड़ी किताबें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट किताबें और महत्वपूर्ण ग्रंथों के रूप में क्या की जाती है, मानी जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, मोनोत्रेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को दूसरे अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करते रहें, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, और मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे सुझाव भी भेजते रहें कि आपको और किस चीजों पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इजाजत चाहूंगा आप में।